राजनीति में एक कहावत है, चढ़े तो चाखे चांद रस और गिरे तो चकनाचूर। बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ है उसमें कुछ चांदरस भी पाए और कुछ चकनाचूर भी हुए हैं। आज बात संजय झा जी की, लेकिन आज संजय झा जी के ऊपर ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, एक वादा करना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बने रहिएगा। इतना जरूर वादा मैं आपसे करता हूं कि जो आज खांटी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा ये आपको कहीं नहीं मिला होगा, बशर्ते कि आप लोग संजय झा जी के लंगोटिया यार हो, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगा। कई बड़े बड़े नेता को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा। ये मैं दावे के साथ ये शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत दूर से लेके चलता हूं, 1980 के दशक से लेके चलता हूं। और संजय झा जी कोई आंदोलन के नेता नहीं थे, वो कोई जेपी आंदोलन इस सब में कहीं नहीं थे। 1980 के दशक में ये बीए कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर ये वहां से इतिहास में एमए करने के लिए जाते हैं जेएनयू में ये झेलम हॉस्टल में ये रहते हैं। अब जेएनयू के बारे में एक कहावत 1982-83 की बात है, जब वो जेएनयू में पढ़ रहे थे। अब जेएनयू के बारे में एक कहावत है कि जेएनयू से निकलने के बाद लोग 2 ही जगह जाता है, या तो अमेरिका और या नहीं तो मुनीरका। मुनीरका बिल्कुल जेएनयू के गेट के बिल्कुल सामने है, जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, या जो लोग जेएनयू में इलीगल ढंग से पढ़ते हैं और रहने का या फिर उसके आसपास रहते हैं, या फिर जेएनयू से निकलने के बाद वहाँ जाते हैं। तो संजय झा जी अमेरिका तो जा नहीं पाए, तो वो पहुँच गए मुनीरका। और उसी दौरान वो सिविल सर्विसेज का फंडा होता है, वहाँ के निकलने के बाद लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ये भी इन्होंने भी कोशिश किया होगा। अब सिविल सर्विसेज में तो बात बनी नहीं, लेकिन ये उस दौरान एक मैगजीन शुरू करते हैं, और वो मैगजीन खास करके सिविल सर्विसेज के कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है। मतलब उससे मटेरियल उसके संबंधित होते हैं। उसका मैगजीन का नाम शायद आपने सुना भी होगा, अगर आप पिछले कुछ वर्षों तक भी तैयारी किया है अगर आपने, तो उसका नाम था कंपटीशन विजार्ड। तो ये वो बिजनेस पहला होता है, अच्छा खासा चलता है। ये अपने दोस्तों से अपना बनाया हुआ नोट्स, अपने दोस्तों से जो और लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या अलग अलग कंपटीशन का, उनसे नोट्स लेते थे और उसको आधार पे ये मैगजीन चला रहे थे, उसमें छापते थे। ये सब करते करते आया 1990 का दौर, जब 1992 में ये अपना एक पब्लिकेशन हाउस खोलते हैं, और पब्लिकेशन हाउस का नाम था चंद्रिका प्रकाशन। हालांकि इसी बीच में इनके फादर, जिनका नाम जीवछ झा था, उनका डेथ हो जाता है, उनको कैंसर होता है, वो दिल्ली में ही उनका डेथ होता है कैंसर के कारण। लेकिन इनका बिजनेस ठीक ठाक चल पड़ता है। अब यहाँ से बीजेपी की एंट्री होती है और इनका बीजेपी के साथ, हालांकि इनका बीजेपी के साथ बहुत पुराना संबंध था। जब ये डीयू में पढ़ रहे थे तभी अरुण जेटली जी वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग थे, और इनके साथ साथ इनके सीनियर थे अरुण जेटली और इनके जूनियर थे धर्मेंद्र प्रधान। तो ये लोग का एक सिंपैथी वाला रिलेशनशिप था, पार्टी में बहुत एक्टिव नहीं थे। शुरू से ही संजय झा जी को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनका अच्छा रिलेशनशिप धीरे धीरे बिल्डअप हुआ था अरुण जेटली जी के साथ में। तो मुनीरका में रहते थे, पब्लिकेशन हाउस चलता था इनका, और वहीं से बिजनेस ठीक ठाक फल फूल रहा था। अब मुनीरका में जेएनयू में भी जाते आते रहते थे, ये सब चीज़ चल रहा था। उसी बीच में बीजेपी की तरफ से इनको अच्छा खासा प्रिंटिंग का काम मिल जाता था, कुछ एयरलाइंस वगैरह का भी इन्होंने प्रिंटिंग का काम करना शुरू किया था। तो जो प्रिंटिंग में होता है, जैसे प्रिंटिंग चलता है वैसे पब्लिकेशन हाउस चल रहा था। अच्छी खासी किताबें भी, बहुत फेमस किताबें यहाँ से छपी भी है। एक कोई CBI पे बुक है, वो भी छपी, जिसके बारे में आपको मीडिया में कहीं भी मिल जाएगा। अब सीधे आते हैं 2004। हालांकि 2004 में संजय झा जी बिहार की राजनीति में कहीं नहीं है, लेकिन 2004 का लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था दरभंगा और झंझारपुर, उस क्षेत्र में एक बड़ा खेल चल रहा था 2004 के इलेक्शन में। कीर्ति आज़ाद जी वहाँ से लड़ रहे थे इलेक्शन, और वहाँ पे कीर्ति जी आज़ाद जी का जो कैंप था वो बटा हुआ था। एक तरफ अरुण जेटली जी थे, सुशील मोदी थे, और दूसरी तरफ कीर्ति आज़ाद, आडवाणी जी, जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे विजय मिश्रा, ऋषि मिश्रा, ये सब लोग कैंप था उनका। तो कीर्ति आज़ाद जी वगैरह का जो कैंप था वो स्ट्रॉन्ग था अरुण जेटली जी के कैंप के मुकाबले, सुशील मोदी जी के कैंप के मुकाबले। लेकिन 2004 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में कीर्ति आज़ाद जी हार जाते हैं वहाँ इलेक्शन, और उसी समय अरुण जेटली जी को बिहार का प्रभारी बना के भेजा जाता है। इलेक्शन जो 2005 में होने वाला होता है। एक तरफ कीर्ति आज़ाद जी हार गए हैं चुनाव, दूसरी तरफ
प्रभारी बन गए अरुण जेटली जी, और अरुण जेटली जी करीबी हैं सुशील मोदी जी के, और सुशील मोदी जी अरुण जेटली जी दोनों करीबी हैं संजय झा जी के। यहीं से एंट्री होता है संजय झा जी का। संजय झा जी अभी भी नहीं आए हैं बिहार, अभी वो अपने बिजनेस में मस्त हैं। अब 2005 का जो फरवरी का इलेक्शन होता है, उस फरवरी का इलेक्शन जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, जिसमें कि रामविलास पासवान जी किसी को भी सीएम पद देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि उसके पहले 2005 के इलेक्शन से पहले जब एनडीए की तरफ से इलेक्शन सीएम फेज की बात होती थी तो बीजेपी दो कैंप में बटा हुआ था। एक जेटली का कैंप था जो करीबी था नीतीश कुमार के, और दूसरा कैंप जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता था, जो कैंप था कीर्ति आजाद का, जो कैंप था जगन्नाथ मिश्रा के बेटे का, उनके पोते का, ये सब लोग एक तरफ थे। तो इस कैंप में चूंकि जगन्नाथ मिश्रा का कैंप पहले ही वीक हो चुका था, उसके बाद फिर ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सा था कि किसी ब्राह्मण को 2005 में मुख्यमंत्री के बारे में सोचा जाए। तो वहाँ पे जो झा जी थे, कीर्ति आजाद थे या फिर जगन्नाथ मिश्रा थे, इन लोगों ने रामविलास पासवान का नाम प्रपोज कर रहे थे और ये मॉडल दे रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे जो कांसीराम है उनको आगे करके, उनका मॉडल अपना करके, और बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यूपी में बनाई थी। कीर्ति आजाद जी और इनका जो कैंप था जगन्नाथ मिश्रा के बेटे का कैंप था विजय मिश्रा का, वो लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि उसी तरह से आप रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए बिहार में, और उनके सहारे बीजेपी स्ट्रांग होगी बिहार में। अब दूसरी तरफ अटल बिहारी जी इससे बिल्कुल सहमत थे और आडवाणी जी भी सहमत थे इससे, इस मॉडल से। लेकिन दूसरी तरफ जो जेटली थे वो बार बार कह रहे थे, सुशील मोदी जी थे और जेटली दोनों, वो बार बार कह रहे थे कि देखिए बिहार में वो नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में दलित कॉन्शियसनेस पॉलिटिक्स में नहीं है। तो आप यहाँ पे दलित एक फेस को बड़ा चेहरा बना करके यहाँ पे चाहेंगे कि उससे वोट मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको ओबीसी ईबीसी को काटना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बन सकते हैं, अपनी बीजेपी अपनी पहचान बना सकती है बिहार के अंदर। तो इसलिए नीतीश कुमार का रहना जरूरी है। अब 2000 फरवरी का इलेक्शन होता है 5 का, उस इलेक्शन में फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है। बीजेपी और आरजेडी दोनों कोशिश करती है कि रामविलास पासवान को लिया जाए अपनी तरफ, और रामविलास पासवान के बिना कोई सरकार नहीं बना सकती थी। अंत में यह हुआ कि सरकार नहीं बनी किसी की, रामविलास पासवान कहीं नहीं गए, अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग मनाते रहे लेकिन वो कहीं नहीं गए। उससे ये हुआ कि कीर्ति आजाद जी का कैंप और भी वीक हो गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं नीतीश कुमार के अलावा। भागलपुर में 2005 जो इलेक्शन हुआ, जो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हुआ, उससे पहले रैली में अनाउंस करना था अटल बिहारी वाजपेयी जी को नीतीश कुमार का नाम कि वो सीएम कैंडिडेट हो गया, हालांकि वो नहीं किए, और फिर बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के सुशील मोदी जी ने घोषणा कर दिया। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी नाराज हुए, उनको राजी किया गया। लेकिन आप इसको कोइंसिडेंट मत समझिए कि सुशील मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कोइंसिडेंटली। वो अरुण जेटली जी के साथ थे और वो सोची समझी एक अनाउंसमेंट थी, क्योंकि वो चाहते थे बहुत पहले से, 2004 से पहले से ही चाहते थे कि नीतीश कुमार वहां पे आ गए, ताकि जो कीर्ति आजाद झा जी का, मिश्रा जी का, जगन्नाथ मिश्रा जी के परिवार का जो कैंप है वो वीक पड़े यहाँ पे। और अभी तक ये नित्यानंद राय और जो भी अभी चेहरे देख रहे हैं, ये सब कहीं नहीं थे उस समय, जायसवाल जी, ये सब जितने भी आप बीजेपी के अभी चेहरे देख रहे हैं। तो ये 2005 का इलेक्शन होता है। अभी इस इलेक्शन में अरुण जेटली जी प्रभारी थे यहाँ के। बम्पर इलेक्शन होता है, नवंबर में बम्पर सीट से जीत करके आती है एनडीए और सरकार बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। जेटली जी का कद बढ़ता है बीजेपी के अंदर, और बिहार के अंदर उनका कद बढ़ता है क्योंकि वही प्रभारी थे। इस बढ़े हुए कद के साथ अरुण जेटली जी ने कार्ड खेला संजय झा जी को। एक विश्वासी संजय झा दिल्ली में थे और उनको लाया गया बिहार की पॉलिटिक्स में। 17 मई 2006 को इनको एमएलसी बनाया गया नॉमिनेट करके, और वो भी कोई नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से जो होता है वो नहीं हुआ है, गवर्नर के कोटे से इनको एमएलसी बनाया गया और इनको विधान परिषद भेजा गया बिहार के अंदर। और ये नीतीश कुमार के भी करीबी थे, क्योंकि नीतीश कुमार, अब देखिए इस कैंप को देखिए, नीतीश कुमार प्लस सुशील मोदी प्लस अरुण जेटली प्लस संजय झा, ये 4 एक तरफ हो गए थे, और उनका जो अपोजिट कैंप था झा जी का, मिश्रा जी का, वो वीक पड़ चुका था। लेकिन ये सब कुछ फिर भी सब ठीक चल रहा था। 2009 का इलेक्शन अब आता है, लोकसभा इलेक्शन। 2009 के इलेक्शन के बाद ये सब कवायद शुरू हो गई थी कि आडवाणी जी का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वो किसी भी हालत में नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 2009 के उस लुधियाना मीटिंग में सुशील मोदी जी को ज़बरदस्ती या मना करके संजय झा जी ही लेके जाते हैं उस मीटिंग में, और दोनों अपोजिट कैंप में बैठे रहते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। लेकिन लपक करके आते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके उठा लेते हैं। वो फोटो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर बहुत बुरी तरह से लताड़ते हैं संजय झा जी को नीतीश कुमार की, तुम्हारे कारण से ये सब हुआ है, मैं इसीलिए यहाँ पे आना नहीं चाहता था। हालांकि उनके बीच में रिश्ते खराब नहीं होते, क्योंकि जेटली जी वगैरह सब लोग थे, सबको पता था कि ये हमारे ही कैंप का आदमी है। फिर 2009 के इलेक्शन में कीर्ति आज़ाद जी जीत जाते हैं वहाँ पे 2009 के इलेक्शन में। तो ये हुआ था 2009 के इलेक्शन में बहुत कोशिश किया गया था कि संजय झा जी को वहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन वो उस समय वीक थे। संजय झा जी का कोई मतलब ही नहीं बनता उस समय, क्योंकि उस समय आडवाणी जी भी साथ दे रहे थे संजय झा जी के कैंप का। उस समय यशवंत सिन्हा भी उन्हीं के साथ थे, आपके कीर्ति आज़ाद जी के साथ था, और जो जगन्नाथ मिश्रा के फैमिली के लोग थे। तो संजय झा जी को कहते ये भी है कि यशवंत सिन्हा ने कहा कि भाई कौन है ये संजय झा, नया नया आया है, MLC बना है, अभी उसको लोकसभा कैसे लड़ा देंगे हम। तो मिला जुला करके 2009 के इलेक्शन में उनको नहीं लड़ाया गया। जगन्नाथ मिश्रा के गुट जो था, उनके फैमिली का जो गुट था, अजीत झा जी को टिकट मिलता है और वो जीत भी जाते हैं। और 2009 में जीतने के कारण वो स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण फिर लुधियाना का मीटिंग होता है। उसके बाद फिर बीजेपी का कैंसिल होता है 2010 में प्रोग्राम, पटना के अंदर जो डिनर का प्रोग्राम था। अभी तक आडवाणी जी उधर कैंप में ही है, क्योंकि उनको अभी भी लगता है 14 के इलेक्शन में भी एक बार फिर से मैं चेहरा रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे बिहार में भी अपनी पैठ बना रहे थे नरेंद्र मोदी, और धीरे धीरे आडवाणी जी इस कैंप से खिसक करके इनके नीतीश कुमार जी के कैंप की तरफ जा रहे थे। अब इन सब के बीच प्रमोद महाजन जी का भी डेथ हो चुका था, और प्रमोद महाजन जी बहुत करीबी थे जेटली जी के। तो आप जो 2005 में स्ट्रांग हुए थे जेटली जी, वो 2009 आते आते वीक हो रहे थे, और उसके पीछे 2-3 कारण था। एक प्रमोद महाजन जी का डेथ, दूसरा आडवाणी जी अभी भी उधर थे, अभी भी जो अजीत झा और वो लोग थे ये, और तीसरी तरफ सुशील मोदी, ये आपका हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोर्चा खोल रहे थे, नाराज दिख रहे थे एनडीए से। तो इन सब के बीच में ये सारी घटनाएं घट रही। लुधियाना का घटना घटता है, 2010 का डिनर कैंसिल होने वाली घटना घटती है। तो जेटली वीक पड़ते हैं, और जेटली वीक पड़ने का मतलब वो सुशील मोदी वीक पड़ रहे हैं, सुशील मोदी का वीक पड़ने और जेटली का वीक पड़ने का मतलब संजय झा जी वीक पड़ रहे हैं। और एक तरह से विद्रोह की तरह देखा जा रहा था कि संजय झा पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहा है, आडवाणी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। 2012 में 2006 में ये MLC बने थे, 2012 में इनका MLC का टर्म खत्म होता है और इनको दोबारा MLC नहीं बनाया जाता है। अब 2012 में जब इनको दोबारा MLC नहीं बनाया जाता है, मई में इनका टर्म खत्म होता है, और जुलाई में ये JDU ज्वाइन कर लेते हैं। कहते ये भी है कि अरुण जेटली ने ही इनको कहा था कि आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, उधर कीर्ति आज़ाद जीत चुके हैं, आपको दरभंगा तो अब मिल नहीं सकता है, अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी बिहार की राजनीति से अब वो हो चुका हूँ, वीक हो चुका हूँ। तो ये चले जाते हैं उधर JDU में। हालांकि उसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसपे गिरिराज सिंह जी ने बड़ा कटाक्ष किया था संजय झा के बीजेपी से JDU की तरफ जाने में। नथुनी दी जिस यार ने उसको सुमरत बारंबार, नाक दी जिस करतार ने उसको दिया विसार। बस मैं यही कहूँगा। हालांकि अभी तक एनडीए टूटा नहीं है। बीजेपी के नेता MLC, पूर्व MLC JDU में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका टूटता नहीं है रिश्ता। अभी भी सरकार बनी, लेकिन खटास आ चुकी है। 2013 की 12 की जुलाई की बात है, खटास आ चुकी है। अभी तक नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, आडवाणी जी छटक रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। गिरिराज सिंह मोदी के कैंप में बिहार में अपना बेड़ा संभाले हुए हैं, और वो गिरिराज सिंह का बेड़ा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। अब इसी के बाद आता है 2023, जब अलायंस खत्म करता है, और उस अलायंस में संजय झा जी का कहीं कोई रोल नहीं था। संजय झा जी चूँकि इनको मान लिए थे, अपना नेता शिफ्ट कर चुके, तो 1 साल पहले वो शिफ्ट करते हैं। 1 साल के बाद, 1 साल पहले वो बीजेपी छोड़ के JDU में आते हैं, और 1 साल के अंदर JDU NDA से अलग हो जाती है।
तो अब संजय झा का हालत ये हो गया कि वो जो कहते हैं ना एक कहावत, धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। बीजेपी में भी नहीं रह पाए ये, जेडी में भी जहाँ पे गए वो अब एनडीए से बाहर। तो अब ये हुआ कि चलो ठीक है, इनको समझाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है तुम आए हो, अभी एमएलसी नहीं हो, लेकिन तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे 2014 का। लेकिन लालू जी के साथ कोई गठबंधन बनता नहीं है, तो संजय झा जी 2014 का दरभंगा से चुनाव किसी भी कीमत पर लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने उनको जबरदस्ती कहा कि जाओ तुम लड़ो, वहां से हार भी जाओगे तो हम तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे। तो वो लड़े, सबको मालूम है, हारे, बुरी तरह से आए, जमानत तक बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब आता है 2014 का मई इलेक्शन, जिसमें कि हार होती है। इसके बाद फिर जुलाई में ही इलेक्शन होना था राज्यसभा का। अब उस राज्यसभा के इलेक्शन में संजय झा जी पूरा मन बनाए हुए हैं कि अब तो हमें राज्यसभा मिलेगा ही, जैसा कि नीतीश कुमार ने प्रॉमिस किया था। लेकिन 14 का जो लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद ये बहुत बड़ा सेटबैक था नीतीश कुमार के लिए। वो समझ नहीं थे कि अब कैसे बचाया जाए, और अगर लोकसभा में 10-12 सीट भी आता जेडीयू को तो इनको भेजा जा सकता था राज्यसभा के लिए, एक्स्ट्रा राज्यसभा सीट होती, लेकिन इनको तो आया नहीं, 1 या 2 सीट आया। तो अब ये हुआ कि भाई संजय झा जी का पत्ता काटा गया राज्यसभा से। उसके पीछे एक और कारण है। 2014 के बाद, इलेक्शन हारने के बाद नीतीश कुमार ये क्लियर हो गए थे कि अब बिहार का इलेक्शन जो 15 का होगा वो कास्ट लाइन पे ही लड़ना पड़ेगा। लालू को साथ लेना है तो लालू तो साथ बिना कास्ट के चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो वो हो गया कि इलेक्शन कास्ट पे लड़ा जाएगा, और कास्ट पे लड़ने के लिए आपको मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट चाहिए। पिछड़ा वोट पहले से ही लालू यादव जी के पास है, ओबीसी वोट जो यादव है वो वोट है, कुर्मी ये खुद है, कुशवाहा इनके पास ऑलरेडी, ये सब चीज़ें हैं इनके पास है। अति पिछड़ा वोट चाहिए था नीतीश कुमार को, और मुस्लिम वोट पहले से ही लालू जी के पास था। तो उसके लिए इन्होंने उस समय 4 राज्यसभा गए जदयू से, उसमें से एक शरद यादव जी थे, दूसरे हरिवंश जी थे, और 2 नए नाम गए। उन 2 नए नामों में ही एक नाम पॉसिबिलिटी था कि संजय झा जी का हो, लेकिन कहकशा परवीन को, मुस्लिम को अपीज करने के लिए, और रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को भेज दिया गया अति पिछड़ा का वोट संभालने के लिए। इससे नाराज हो गए संजय झा। अब संजय झा जब इसके बाद नाराज हुए तो कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर ये चले गए थे कि हम अपना बिजनेस देखेंगे। 6 महीने ये जाके दिल्ली में रहे थे, और दिल्ली में ही अपना, वो आने के लिए तैयार नहीं थे। वो मतलब कि अब नहीं मुझे पढ़ना है इन सब चक्करों में, अपना बिजनेस करो, अपना काम अपना, हम इसमें पढ़ना ही नहीं है। फिर से ये वहाँ रहने लगे। लेकिन अब मांझी जी का प्रकरण शुरू होता है 6 महीने के अंदर में ही। ये जुलाई में ये हो रहा है, जनवरी फरवरी आते आते मांझी जी का प्रकरण चल रहा है। मांझी जी के प्रकरण के टाइम पे संजय झा जी फिर से आए। उनको लगा कि फिर से स्पेस उनके लिए बन रहा है, नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते थे ही, खराब कभी रिश्ते नहीं हुए थे उनके नीतीश कुमार के साथ, पर्सनल जो रिश्ता है। और उसमें उस पूरे मांझी जी के प्रकरण में संजय झा जी ने मांझी जी के खिलाफ बयान भी दिया कि मांझी जी गलत कर रहे हैं, वो कास्ट लाइन पे राजनीति को लेके जा रहे हैं, बिहार और जेडीयू की राजनीति को, और हमें जो 2010 में मैंडेट मिला है वो डेवलपमेंट के लिए मैंडेट मिला है। नीतीश कुमार की पहचान डेवलपमेंट के लिए, सुशासन के लिए है, ये कास्ट वास्ट के लिए नहीं है। क्योंकि कहीं दरभंगा गए थे, कहीं झंझारपुर, कहीं मांझी जी गए थे, वहाँ पे मूर्ति उर्ति धोने का कोई प्रकरण हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था। हालांकि इसी दौरान इनको, संजय झा जी को, प्लानिंग बोर्ड का, बिहार प्लानिंग बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। ये एक मिनिस्ट्री रैंक ही होता है, जहाँ पे इनको आवास भी पटना में दे दिया गया था इसके बाद जब ये वापस आते हैं तो। हालांकि इनका सिर्फ वो प्लानिंग बोर्ड के मेंबर से काम इनका चलने वाला था, उससे ये खुश नहीं थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, राज्यसभा नहीं भेजा, लोकसभा में हार ही गया, अब विधानसभा का चुनाव है 2015 का। तो ये 2 ब्राह्मण बहुल सीट इन्होंने मांगा, जो कि इनके झंझारपुर और दरभंगा क्षेत्र में था। एक झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने बोला कि हमारे पसंद के कैंडिडेट को आप दे दीजिए, नीतीश कुमार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया। और दूसरा था बेलहर, बेनीपुर, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने मांगा। अब चूंकि महागठबंधन की वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, महागठबंधन साथ में लड़ रहे थे लालू यादव जी वो, तो इन दोनों सीटों में से झंझारपुर दे दिया गया आरजेडी को। आरजेडी वहाँ से, बीजेपी की तरफ से नीतीश मिश्रा लड़ते हैं, आरजेडी
की तरफ से गुलाब यादव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। और इसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट झा जी को खड़ा किया जाता है। कहते ये भी है कि इस झा जी को संजय झा जी ने ही कहीं ना कहीं खड़ा किया था, करवाया था, ताकि आरजेडी का कैंडिडेट वहाँ से हार जाए। लेकिन वो 600-700 वोट के अंदर से वो जीत जाते हैं। सुनील झा उनका नाम था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का। अब आ जाइए बेनीपुर पे। बेनीपुर में बड़ा खेला हुआ। बेनीपुर में क्या हुआ, जदयू को सीट मिला, वो संजय झा जी को लग रहा था कम से कम एक सीट तो दो नहीं दे सकते तो वो सीट भी नहीं दिया गया इनको। वो सीट दे दिया गया, कशिश न्यूज के एक मालिक थे सुनील चौधरी, उनको दे दिया गया। वो सुनील चौधरी आजकल एमएलसी बने हुए हैं, उस समय वो वहाँ से लड़े भी थे बेनीपुर से और जीते भी थे, आजकल एमएलसी हैं। और उनके लिए गोटी सेट किया था हिंदुस्तान अखबार के एडिटर थे विनोद बंधु, इन्होंने गोटी किया, फिक्स किया इनका, और ये वहाँ से चुनाव लड़े। अब नाराज हो गए संजय झा जी, ना राज्यसभा ना मिला, ना लोकसभा मिला, ना विधानसभा में एक कैंडिडेट हमारी पसंद का मिला, तो हम काहे के लिए रहे। 2015 के इलेक्शन में पूरी तरह से संजय झा साइलेंट रहे, कोई भी मूवमेंट नहीं। यहाँ तक कि एक खबर भी आई थी कि किसी झंझारपुर के किसी रैली में, बीजेपी की रैली में संजय झा को देखा गया था। हालांकि हम इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर उनको सिर्फ वही प्लानिंग मेंबर का, प्लानिंग जो बोर्ड था उसका मेंबर सिर्फ बनाया गया था। अब आ गया 2016 की एक घटना घटी थी बहेरी में। बहेरी में क्या हुआ था कि एक कहते हैं कि संजय झा जी के करीबी थे, बहेरी के प्रखंड प्रमुख के पति, जो लोकल एक तरह के बाहुबली थे, तो वहाँ पे 4-5 इंजीनियरों का डेथ हुआ था। वहाँ पे कहते हैं कि मर्डर किया गया था और उसमें संजय झा जी का नाम आया। अब उस पर संजय झा जी का जब नाम आया तो कयास यही लगाया गया कि चूंकि संजय झा जी ने विद्रोह किया है पार्टी के साथ, तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया है, तो अब नीतीश कुमार जी उनका बदला निकाल रहे हैं। हालांकि उस दौरान वशिष्ठ बाबू जो वहाँ के जेडीयू के उस समय स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बयान भी दिया संजय झा के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि कौन संजय झा, वो तो कभी दिखता ही नहीं है और पता नहीं पार्टी में है भी या नहीं है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उस समय पे। अब ये सब जब चीजें चल रही थी तो पटना में आवाज तो मिला हुआ था, बोर्ड प्लानिंग बोर्ड के मेंबर भी थे। संजय झा जी को लग गया था कि नीतीश कुमार कमरा खाली कराने वाले भी राजनीति करते हैं बहुत अच्छे से, तो वो पटना का अपना कमरा खाली कर चुके थे और उनको विश्वास हो गया था कि अब 2-4 चंद दिनों का मेहमान कभी भी मुझे कहा जा सकता है कि आप निकलिए, अब हो गया आपका काम, अब खाली कीजिए पटना का मकान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने सब कुछ खाली कर दिया था संजय झा जी ने अपना उस मकान से, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं खाली किया। ये 2016 की बात है। 2017 आते आते फिर से राजनीति टर्न लेती है और ये है आपका समय अप्रैल 2017 की बात है। जेटली जी फिर से फॉर्म में आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह बन चुके होते हैं उस समय, अच्छा खासा बीजेपी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका हो चुका होता है और वो मीटिंग अरेंज करते हैं संजय झा जी का नीतीश कुमार जी के साथ पटना दिल्ली के बिहार भवन में। ये मीटिंग लगभग 2-2.5 घंटे तक संभवतः कहते हैं लोग चली है, अच्छी खासी लंबी मीटिंग चली थी और इसी मीटिंग में फिक्स हुआ है बिहार में महागठबंधन की टूटने की कहानी लिखी गई, महागठबंधन के सरकार के खत्म होने की कहानी लिखी गई और नीतीश कुमार फिर से वापस आते हैं एनडीए में और 2017 में जुलाई में फिर से एनडीए में वो वापस हो जाते हैं। ये जैसे ही ये हुआ, एक तरफ जेटली जी स्ट्रांग हुए, दूसरी तरफ संजय झा फिर से फॉर्म में आ गए, क्योंकि जेटली जी एक तरफ स्ट्रांग थे ही, नीतीश कुमार के चहेते अभी भी संजय झा थे। संजय झा के खिलाफ एक बयान नीतीश कुमार ने कभी नहीं दिया था। लोग कहते हैं कि उनका तेजस्वी जी का कमरा खाली करा लिया गया सरकार गिरने के बाद तुरंत, उसके ऊपर हो हल्ला हुआ, लेकिन संजय झा जी का कभी कमरा पार्टी विरोध ही काम करने के बावजूद नहीं खाली किया, वो अभी भी जेडीयू में बने हुए थे। तो उसके बाद फिर 17 में ये काम करते हैं और 18 में संजय झा जी को फिर से अवार्ड मिल जाता है, एमएलसी फिर से बना दिया जाता है। 12 में जो बीजेपी 6 से 12 वो बीजेपी के टिकट पे थे और 18 में फिर से उनको जेडीयू बना देती है एमएलसी। 18 में वो बनते हैं, पार्टी के लिए जेडीयू के लिए अच्छे से काम करते हैं। अब तो चूंकि एनडीए की गठबंधन है तो वो कंफर्टेबल बीजेपी के साथ भी हैं और नीतीश कुमार के साथ भी हैं, तो मन से काम करते हैं। 19 का इलेक्शन बहुत अच्छे से लड़ा जाता है। हालांकि 19 के इलेक्शन में फिर से खेला होता है इनके साथ। 19 के इलेक्शन में किसी भी कीमत पर ये दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको चूंकि 2009 में
कीर्ति आज़ाद जीत चुके हैं, 2014 में कीर्ति आज़ाद जीत चुके हैं, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज भी कहते हैं कि आज भी बीजेपी वो सीट नहीं छोड़ना चाहती। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दरभंगा में बीजेपी। और जो आज संजय झा गए हैं राज्यसभा से, उसके पीछे कारण भी यही है कि डील नहीं हो पाया। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि दरभंगा से चुनाव किसी भी कीमत पर संजय झा लड़ेंगे, और वो नहीं लड़े तो उसी का रिवॉर्ड के रूप में उनको आज की डेट में उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो 2019 में उन्होंने हर संभव कोशिश किया, लेकिन बीजेपी वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। फटाफट इनको फिर से, अभी सिर्फ एमएलसी ही थे 19 से पहले, इलेक्शन से पहले, इनको फटाफट मिनिस्ट्री दिया गया। ललन बाबू जाकर के इलेक्शन लड़ते हैं, मुंगेर से जीतते हैं। जो मिनिस्ट्री ललन बाबू के पास था वही मिनिस्ट्री संजय झा जी को दे दिया जाता है, जल संसाधन मंत्रालय। उसके बाद 1 साल के भीतर 2020 जैसे ही आया, एक और मिनिस्ट्री संजय झा जी को दे दिया जाता है। 2 मिनिस्ट्री एक साथ उनके पास, और अब तक संजय झा जी बहुत करीबी नीतीश कुमार के हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे संजय झा जी करीबी हो रहे थे नीतीश कुमार के, वैसे वैसे 2 लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे इनके इस करीबी से। एक ललन बाबू और एक आरसीपी सिंह। पहले ठिकाने लगाया गया आरसीपी सिंह को, और बाद में ठिकाने लगाया गया ललन सिंह को। अब आप एक पार्टी ऑफिस में ही, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में ही एक बयान भी है, वो बयान आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ललन सिंह ये ओपनली बोलते हैं, सबके सब बैठे हुए, अशोक चौधरी सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और पत्रकारों से बोल रहे हैं कि कैसे जो है वो हम वापस एनडीए में गए थे, और उसमें कहते हैं कि यही तो लेके गए थे, संजय झा जी की तरफ इशारा करते हुए कि यही लेके गए हुए थे, और यहाँ तक बोल देते हैं हालांकि ये अभी भी बने हुए हमारे साथ है। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे। तो उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी हैं, संजय झा जी, तो ये तो हैं अभी हम लोग के साथ में, ये बरकरार है। तो उस स्टेटमेंट से आप पकड़ सकते हैं कि इनके बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। लेकिन पहला ठिकाने लगे आरसीपी सिंह, उसके बाद लगे ठिकाने ललन बाबू। जैसे जैसे ललन बाबू के साथ, आरसीपी सिंह के साथ रिश्ता खराब हुआ नीतीश कुमार का, वैसे वैसे संजय झा का रिश्ता स्ट्रॉन्ग होते गया। और आज के डेट में आप जो देख रहे हैं कि फिर से जो दोबारा एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, हर कोई जानता है कि उसमें संजय झा जी ने सबसे ज़्यादा की रोल प्ले किया है। अब राज्यसभा उन्हें क्यों भेजा गया ये भी मैंने बता ही दिया आपको। वो लोकसभा लड़ना चाहते थे यहाँ इस बार किसी भी कीमत पे, और इस बार ये पॉसिबल नहीं था नीतीश कुमार के लिए कि उनको, क्योंकि वो 2 मिनिस्ट्री पहले ले चुके हैं, अब क्या दीजिएगा उन्हें इस बार। तो इस बार उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। ये कहानी थी संजय झा जी की। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियाँ, खाँटी कहानियाँ बिहार की राजनीति से संबंधित हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि और भी आए, और भी निकल करके चीज़ें आप तक हम पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।